हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है मध्य एशिया और भारत। तो 16वीं सदी एशिया और भारत में भारी परिवर्तनों की सदी थी। उस्मानी साम्राज्य, जिसका 15वीं सदी के मध्य में पुनरुत्थान हुआ था, 16वीं सदी के मध्य में अपने शिखर पर जा पहुंचा। याद रखिएगा, पुनरुत्थान कब हुआ था? 15वीं सदी में, जो कि 16वीं सदी में क्या हुआ था? अपने चरम स्तर पर था। सीरिया और अनातोलिया में आधारित उस्मानी मध्य यूरोप को जीतने के वे लोग आकांक्षी थे, यानी कि इच्छा रखते थे। उन्होंने मिस्र और मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार जमा लिया था। ईरान और इराक को अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयास भी किया था। ईरान में शिया मतावली सफवी साम्राज्य 15वीं सदी की आखिरी चौथाई में सत्ता में आया। इराक और बगदाद पर अधिकार के लिए वह उस्मानी बादशाहों से भी टकराया। उसने उस्मानी क्षेत्रों में शिया मत को फैलाने का भी प्रसार किया। देखिए, यहाँ लिखा है 15वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद तैमूर ने ईरान और तुरान को फिर से एक शासक के अंतर्गत एकजुट कर दिया था। तैमूर का जो साम्राज्य था, तैमूर का साम्राज्य वोल्गा नदी की निचली वादी से लेकर सिंधु नदी तक फैला था। यानी वोल्गा नदी से लेकर सिंधु नदी तक जो तैमूर साम्राज्य था उसका प्रसार था। और इसमें एशिया माइनर, यानी वर्तमान का जो तुर्की है वही बोलते हैं, उसे ही कहते हैं एशिया माइनर, ईरान, आक्सस पार के क्षेत्र, अफगानिस्तान, पंजाब का एक भाग भी शामिल था। तैमूर 1405 में मरा, पर उसका पोता शाहरुख मिर्जा उसके साम्राज्य का एक भाग को बचाए रखने में सफल रहा था। उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया और उसके काल में समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। समरकंद के शासक की पूरी इस्लामी दुनिया में भारी इज्जत थी। अब देखिए, लिखा है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में एक बड़ी सीमा तक साम्राज्य को बांटने की तैमूरियों की परंपरा के कारण उनकी शक्ति तेजी से कम हुई। अब जन्म लेने वाले विभिन्न तैमूरी रजवाड़े हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसके कारण दो नए तत्वों को सामने आने का अवसर भी मिला। उत्तर से उज्बेक लोगों का एक तुर्क मंगोल कबीला आक्सस पार के क्षेत्र में घुस आया। उज्बेक मुसलमान तो बन चुके थे, पर तैमूरी उन्हें हीन समझते थे, क्योंकि वे उन्हें असंस्कृत और बर्बर मानते थे। और और भी पश्चिम में सफवी नाम का एक नया राजवंश ईरान पर वर्चस्व जमाने लगा था। सफवी जो थे वे सूफियों के एक नए सिलसिले के ऐसे वंशज थे जो पैगंबर को अपना पूर्वज ठहराता था। उन्होंने मुसलमानों के सिया फिरके का समर्थन किया। देखिए, वो तो पृष्ठभूमि थी। हमारा जो मेन टॉपिक है वो बाबर से शुरू होता है। 1494 में 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही बाबर आक्सस पार के एक छोटे से राज्य फरगाना का राजा बना था। उज्बेक खतरे की ओर से आंखें बंद करके तैमूरी शहजादे एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त थे। बाबर ने भी अपने चाचा से समरकंद को छीनने का प्रयास किया। उसने 2 बार इस नगर को जीता, पर दोनों अवसरों पर शीघ्र ही उसे खो बैठा। दूसरी बार बाबर को बाहर निकालने में सहायता देने के लिए उज्बेक सरदार शैबानी खान को बुलाया गया। शैबानी खान ने बाबर को हराकर समरकंद को जीत लिया। जल्द ही उसने इस क्षेत्र के बाकी तैमूरी राज्यों को भी रौंद डाला। इससे बाध्य होकर बाबर काबुल की ओर चला, जिसे उसने 1504 में जीता था। अगले 14 वर्षों तक उज्बेकों ने अपना वतन फिर से जीतने के लिए बाबर मौके का इंतजार करता रहा। इस कार्य में अपने चाचा हेरात के शासक से मदद लेने का प्रयास किया, परंतु इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर लिखा आता था शैबानी खान ने हेरात को भी रौंद डाला। इसके चलते उज्बेकों और सफवियों में सीधा टकराव हुआ, क्योंकि सफवी शासक भी हेरात और आसपास के क्षेत्रों के दावेदार थे, जिनको समकालीन लेखकों ने खुरासान कहा है। 1510 में मर्व के पास एक मशहूर लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शैबानी खान को हराकर मार डाला। बाबर ने अब समरकंद को जीतने की कोशिश की और इस बार उसने ईरानी फौजी की मदद भी ली थी। अब देखिए, भारत की विजय तो बाबर ने कहा है कि काबुल की विजय जो कि 1504 में हुई थी से लेकर पानीपत में अपनी जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में कभी नहीं छोड़ा। मतलब बेसिकली बोला जाए तो जो बाबर था, बेसिकली उसने क्या किया कि पानीपत में अपनी जीत तक उसने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में कभी सोचना छोड़ा ही नहीं। आजकल आप लोग कहते हैं ना, आजकल आप लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही
उस टाइम पे बाबर, उसे हिंदुस्तान को जीतना था और उसने उसे ना जीतने वाली बात कभी अपने दिमाग में ही नहीं लाने दी। पर देखिए लिखा है, पर उसे कभी यह काम जो है वो हाथ में लेने का उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कभी अपने बेगों की आकांक्षाओं और कभी अपने भाइयों और मेरे बीच के मतभेद के कारण मेरा काम रुक जाता था। मध्य एशिया से पहले के असंख्य हमलावरों की तरह बाबर भी भारत की बेपनाह दौलत के कारण उसकी ओर आकर्षित हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है, उस टाइम पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में बहुत ज़्यादा धन दौलत रहता था, तो इस वजह से सारे आक्रमणकारी भारत की ओर आकर्षित होते थे। भारत सोने चांदी और सुख समृद्धि का देश था। बाबर का पूर्वज तैमूर भारत से अपने साथ न केवल भारी खजाना, अपने कुशल दस्तकार भी ले गया था, जिन्होंने उसे अपने एशिया साम्राज्य को मजबूत बनाने एवं उसकी राजधानी को सुंदर बनाने में सहयोग दिया था। लिखा है कि उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था, जो तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे। बाबर ने जब अफगानिस्तान को जीता तो उसे लगा कि वह इन क्षेत्रों का वाजिब हकदार है। पंजाब के परगनों की बाबर की लालसा का एक और कारण काबुल की मामूली आय थी। इतिहासकार अबुल फजल कहते हैं कि उसका यानी बाबर का जो शासन है वो बदखशा, कंदहार और काबुल पर था, जिसने फौज की जरूरतों के लिए पर्याप्त आय नहीं मिलती थी। वास्तव में कुछ सरहदी इलाकों में सेना और प्रशासन पर नियंत्रण का जो खर्च है वो आमदनी से भी ज्यादा था, यानी जितनी आमदनी नहीं थी उतना ज्यादा खर्च था। आप लोगों ने सुना भी होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बिल्कुल उसी तरीके से बाबर का हाल था। इन मामूली संसाधनों के बल पर बाबर अपने बेंगों और रिश्तेदारों को पर्याप्त सुख सुविधा नहीं दे सकता था। उसे काबुल पर उज़्बेक हमले की भी आशंका थी। वह भारत को शरण के लिए एक अच्छा स्थान और उज़्बेकों के खिलाफ कार्रवाई करने का उपयुक्त आधार मानता था। देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा था। एक शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के लिए इब्राहिम के प्रयासों ने अफगान सरदारों को चौकन्ना कर दिया, राजपूतों को भी। सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था, जो लगभग एक स्वतंत्र शासक था। देखिए यहाँ लिखा है 1518-19 में बाबर ने भीड़ा को मजबूत किले के रूप में जीत लिया। फिर उसने दौलत खान एवं इब्राहिम लोदी को पत्र और मौखिक संदेश भेजकर उन क्षेत्रों को देने की मांग की जो तुर्कों के थे। पर दौलत खान ने बाबर के दूत को लाहौर में नजरबंद कर लिया और उसको न तो मिलने का अवसर दिया, न इब्राहिम लोदी के पास जाने की अनुमति दी। बाबर जब काबुल लौट गया तो दौलत खान ने भीड़ा पर कब्जा कर लिया। बाबर के तैनात कारिंदों को वहां से निकाल के फेंक दिया। देखिए लिखा है 1520-21 में बाबर ने फिर एक बार सिंधु नदी को पार किया और आसानी से भीड़ा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, जो हिंदुस्तान के दो द्वार थे। लाहौर भी उसकी झोली में आ गिरा। कंदहार से बगावत की खबर तो न आई होती तो वह और आगे बढ़ा होता। उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और 1.5 साल की घेराबंदी के बाद कंदहार पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह निश्चिंत होकर बाबर फिर एक बार भारत की ओर ध्यान देने की स्थिति में आ गया था। लिखा है लगभग यही समय था जब दौलत खान लोदी का एक प्रतिनिधिमंडल बाबर से मिला, जिसका नेतृत्व उसका बेटा दिलावर खान कर रहा था। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करे, क्योंकि वह निरंकुश था और उसको अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। लगता है कि इसी समय राणा सांगा का एक संदेशवाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण निमंत्रण देने के लिए पहुंचा था। लिखा है कि इन प्रतिनिधिमंडलों ने बाबर को विश्वास दिला दिया कि स्वयं भारत न सही पूरे पंजाब की विजय का अवसर आ चुका है। देखिए लिखा है 1525 में बाबर जब पेशावर में था, उसे समाचार मिला कि दौलत खान लोदी ने फिर से पाला बदल लिया है। 30,000 से 40,000 की सेना जमा कर ली थी। सियालकोट से बाबर के आदमियों को निकाल फेंका था और लाहौर पर चढ़ा आ रहा था। बाबर के करीब आने पर दौलत खां की सेना तितर-बितर हो गई। दौलत खान ने समर्पण कर दिया और क्षमादान पाया। इस तरह सिंध पार करने के 3 सप्ताह के अंदर ही बाबर क्या है, पंजाब का स्वामी बन बैठा है। यानी कि बाबर ने उस टाइम पे पंजाब को जीत लिया था। अब देखिए पानीपत की लड़ाई, तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बाबर का टकराव अपरिहार्य हो गया था और दिल्ली की और कूच करके बाबर ने इसकी तैयारी की। बाबर ने इब्राहिम लोदी की बाबर से इब्राहिम लोदी का जो सामना है वो पानीपत में ही हुआ था। याद रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद उसके पास 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे।
उस टाइम पे बेसिकली बोला जाए तो बाबर की जो सेना थी, वो बहुत ज़्यादा थी और जो लोदी की तरफ से लड़ने वाली सेना थी, वो कम रही होगी, ऐसा माना भी जाता है। बाबर ने 12,000 लोगों के साथ सिंधु नदी को पार किया था, लेकिन भारत में स्थित उसकी सेना के कारण और पंजाब में बाबर से हाथ मिलाने वाले हिंदुस्तानी कुलीनों और सैनिकों की बड़ी संख्या के कारण उसकी कतार बढ़ी। तो भी बाबर की सेना संख्या में कम थी। बाबर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना के एक भाग को तो पानीपत के नगर में टिकाया, जहां बहुत से मकान थे। दूसरे भाग को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा प्रदान की गई। सामने की ओर उसने गाड़ियों की एक बड़ी संख्या को आपस में बांध दिया। वे एक प्रतिरक्षक दीवार की तरह काम करने लगी थी। दो गाड़ियों के बीच बेसिकली बोला जाए वक्ष भीतियां बनाई गई थी, जिन पर सैनिक जो थे वो अपनी बंदूकें जो है वो टिकाकर गोली को चला सकते थे। अब देखिए लिखा है बाबर ने इस तरीके को उस्मानी या रूमी तरीका कहा है, क्योंकि ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ अपनी मशहूर जंग में उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था। बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक दो उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली है। बारूद का इस्तेमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाबर का कहना है कि किला भीड़ा पर हमले के लिए उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। लगता है कि भारत में बारूद का ज्ञान तो था, पर उत्तर भारत में बाबर के आगमन के साथ ही तोपों में इसका जो इस्तेमाल है वो आम रूप से शुरू हो गया, यानी कि बहुत ही प्रायः बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। फिर देखिए लिखा है बाबर की ठोस प्रतिरक्षा प्रणाली का जो ज्ञान है वो इब्राहिम लोदी को नहीं था। लगता है कि उसे यह आशा थी कि बाबर गतिशील शैली में युद्ध लड़ेगा, जो मध्य एशिया वालों के लिए आम बात थी। लेकिन वे तेजी से आगे बढ़े और जरूरत पड़ी तो पीछे भी हट गए। 7 या 8 दिनों की झड़पों के बाद इब्राहिम लोदी की फौजें विनाशकारी युद्ध के लिए बाहर निकली। बाबर की शक्तिशाली स्थिति को देखकर हिचकिचाने लगी। अभी इब्राहिम की सेना को पुनर्गठित कर रहा था। बाबर की सेना के दोनों बाहरी छोर मुड़े और उसने पार्श्व एवं पीछे से इब्राहिम की सेनाओं पर आक्रमण किया। बाबर की तोपचियों के सामने अपनी तोपों का अच्छा उपयोग किया, लेकिन बाबर अपनी विजय का श्रेय जो है एक बड़ी सीमा तक अपने तीरंदाजों को देता है। अजीब बात यह है कि इब्राहिम के हाथियों का कम ही जिक्र करता है। मतलब कि बेसिकली बोला जाए कि जो बाबर है, ठीक है, वो बेसिकली अपने विजय का जो श्रेय है वो तीरंदाजों को देता है और इब्राहिम के हाथियों का जिक्र नहीं करता है। लिखा है लगता है कि इब्राहिम को उसके उपयोग का अवसर ही नहीं मिला था। और आप लोगों को ये पता भी होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। तो इसमें लिखा है कि पानीपत की विजय के पश्चात बाबर के सामने अनेक कठिनाइयां आई। उसके बेसिकली बोला जाए तो उसने भारत में एक लंबी मुहिम के लिए वे लोग तैयार नहीं थे। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही उसकी चिंताएं बढ़ने लगी बाबर की। वे अपने घरों से दूर एक अजनबी दुश्मन के क्षेत्र में थे। बाबर कहता है कि भारत के लोगों ने उल्लेखनीय शत्रुता का प्रदर्शन किया और मुगलों सेनाओं के पास आने पर वे गांव छोड़कर भाग जाते थे। जाहिर है कि तैमूर ने नगरों और गांवों को जिस तरह से लूटा तबाह किया था, उसकी यादें अभी भी उनके दिमाग में बनी हुई थी। देखिए लिखा है बाबर जानता था कि केवल भारतीय संसाधनों के बल पर ही चलकर वह एक मजबूत साम्राज्य बना सकेगा, अपने बेगों को संतुष्ट कर सकेगा। अपनी तुजुक में वह लिखता है कि नहीं, हमारे लिए काबुल की गरीबी फिर नहीं। इस तरह उसने एक पक्का रुख अपनाया, भारत में अपने ठहरने के इरादे का ऐलान किया और अपने अनेक बेगों को, जो कि काबुल वापस जाना चाहते थे, इसकी इजाज़त दे दी। इसके माहौल फौरन क्या हो गया, साफ हो गया। पर इससे राणा सांगा की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ी, जिसने बाबर के साथ निपटारे की तैयारियां भी क्या की, शुरू कर दी थी। इस तरीके से बोला जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो समाप्ति के कगार पर पहुंचा था। अब देखिए थोड़ा सा खानवा की लड़ाई के बारे में जान लेते हैं। लिखा है पूर्वी राजस्थान और मालवा पर वर्चस्व के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बढ़ते टकराव का उल्लेख किया जा चुका है। मालवा के महमूद खलजी को हराने के बाद राणा का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आगरा के पड़ोस की एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक बढ़ चुका था।
सिंधु गंगा वादी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए बेसिकली चुनौती बनी हुई थी। इसलिए राणा सांगा ने बाबर को निकाल बाहर करने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू की। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया था। वह कहता है कि उसे सांगा ने भारत बुलाया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वादा किया था। पर जब बाबर जो है वो दिल्ली और आगरा जीतना चाहता था, तो उसने कोई कोशिश नहीं की थी। यानी सांगा ने उस टाइम पे कोई कोशिश नहीं की थी बाबर का हेल्प करने का। फिर देखिए लिखा है, इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी समेत अनेक अफगानों ने राणा सांगा का जो साथ है वो इस आशा से दिया था कि यदि सांगा जो है वो जीत जाता है तो उसे दिल्ली का तख्त वापस से मिल जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग इसीलिए हमारी हेल्प करते हैं कि बाद में हम उनकी हेल्प करेंगे। फिर देखिए इसमें लिखा है, मेवात के शासक हसन खान मेवाती ने भी सांगा के साथ अपना भाग्य जो है वो नत्थी कर दिया था। लगभग सभी प्रमुख राजपूत शासकों ने राणा सांगा के लिए अपने दस्ते जो है वो भेजे थे। लिखा है, राणा सांगा की प्रतिष्ठा और बयाना जैसी कुछ बाहरी मुगल चौकियों के खिलाफ उसकी आरंभिक सफलता ने बाबर के सैनिकों को हतोत्साहित कर दिया। बेसिकली उन्हें तैयार करने के लिए बाबर ने सांगा विरोधी जंग को एक जिहाद करार दे दिया। युद्ध से ठीक पहले उसने शराब की तमाम बोतलों और घड़ों को यह दिखाने के लिए तोड़ दिया कि वह कितना पक्का मुसलमान था। देखिए लिखा है कि उसने अपनी पूरी सल्तनत में शराब की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी और मुसलमानों पर सीमा शुल्क को भी समाप्त कर दिया था। सावधानी से एक स्थान चुनकर बाबर ने आगरा से कोई 40 किलोमीटर दूर खानवा को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ भी उसने पानीपत की तरह बाहरी प्रतिरक्षा के रूप में अनेक गाड़ियों को आपस में बांधा और दोहरी सुरक्षा के लिए खाई भी खुदवा दी थी। याद रखिएगा। देखिए बेसिकली मैं आपको इतना डिटेल्ड में स्टोरी की तरह इसलिए पढ़ा रही हूँ, कहानी की तरह, ताकि बेसिकली आप लोगों के पास क्या रहे, अच्छा एक कंटेंट रहे आंसर को लिखने के लिए। बेसिकली क्या करना है, आप लोगों को आंसर लिखना है। प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आप लोगों को ट्रिक्स काम आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मेंस में लिखना है तो उसके लिए आपके पास एक कहानी आपके मन में होना चाहिए, ताकि अगर आपको आंसर याद भी ना आए, कहानी याद हो, तो आप लिख सकें। देखिए लिखा है, खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 1527 में। ये बहुत भयानक रही थी। बाबर के अनुसार सांगा की फौज 2 लाख से ऊपर थी। इसमें 10,000 अफगान सवार थे। हसन खान मेवाती ने भी इतनी ही सेना भेजी थी। हमेशा की तरह इन आंकड़ों में भी अतिशयोक्ति संभव है। हालांकि बाबरी सेना की संख्या निश्चित ही कम थी। सांगा ने बाबर के दाएं बाजू पर भयानक हमले किए और लगभग उन्हें काट ही डाला था। पर मुगल तोपों ने राणा की सेना का भारी संहार किया। धीरे धीरे सांगा की सेना पीछे ढकेल दी गई। इस समय बाबर ने अपने केंद्र भाग के सैनिकों को, जो कि अपने सिपाहियों के पीछे पनाह लिए हुए थे, आक्रमण का संदेश दिया। जंजीर में बंधी गाड़ियों के पीछे से तोपखाना भी बाहर आ गया। पानी की ही तरह बाबर के पार्श्व वाले दस्तों ने, जो कि बगल और पीछे से हमले करते थे, अपना खेल दिखाया। सांगा की फौजें घिर गई, भयंकर मार काट के बाद पराजित भी हो गई। देखिए इसमें लिखा है, भारत में बाबर के आगमन का क्या महत्व था, ये उसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में कि भारत में बाबर के आगमन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो भारत में बाबर का जो आगमन है वो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंदहार पहली बार उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने थे। ये क्षेत्र भारत पर आक्रमण के लिए हमेशा एक तैयारी के मैदान जैसा काम करते थे। इसलिए उन पर अधिकार जमा कर बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा। आर्थिक दृष्टि से भी काबुल और कंदहार के नियंत्रण ने भारत के विदेशी व्यापार को बल पहुंचाया, क्योंकि ये 2 नगर पूरब में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रस्थान बिंदु होते थे। इस तरह एशिया पार के विशाल व्यापार में भारत की जो है हिस्सेदारी वो बढ़ने लगी थी। देखिए इसमें लिखा है कि मध्य और पश्चिमी एशिया की राजनीतिक स्थिति कुल मिलाकर शांति और स्थायित्व की स्थिति थी। हालांकि युद्ध और खून खराबे होते रहते थे। इस स्थिति में मध्य एशिया के मामलों में एकजुट भारत का आर्थिक और कूटनीतिक हस्तक्षेप लाजमी तौर पर
पहले से बढ़ा था। बाबर और उत्तराधिकारियों की हार्दिक इच्छा अपने वतन फरगाना को फिर से पाने की होने लगी थी। इसके कारण ही भारत मध्य एशिया के विकास क्रमों पर गहरी नजर रखता था। इस तरह 13वीं सदी के तुर्क सुल्तानों के काल के विपरीत भारत को अब महाद्वीपीय एशिया की राजनीति का अभिन्न अंग माना जाने लगा था। इसमें लिखा है उत्तर भारत में बाबर ने लोदियों और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत महासंघ की शक्ति को चूर कर दिया था। देखिए लिखा है फारस और अरब में बाबर का पूरा दखल था। उसे तुर्की भाषा की जो कि उसकी मातृभाषा थी, याद रखिएगा बाबर की मातृभाषा तुर्की भाषा थी। दो सबसे मशहूर लेखकों में गिना जाता है। गद्य लेखन में उसका कोई सानी नहीं है। उसका सुप्रसिद्ध संस्मरण तुजुके बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं, विश्व साहित्य की अद्वितीय कृतियों में माना जाता है। उसकी दूसरी रचनाओं में एक है मसनवी तथा एक सुप्रसिद्ध सूफी ग्रंथ का तुर्की अनुवाद शामिल है। वह अपने समय के प्रसिद्ध कवियों कलाकारों के संपर्क में था। अपनी तुजुक में उसकी कृतियों का वर्णन भी वह करता है। वह प्रकृति प्रेमी था। खासे विस्तार के साथ भारत के वनस्पतियों, यहाँ के प्राणियों का उसने वर्णन किया है। उसने बहते हुए पानी से युक्त अनेक सुंदर बाग लगवाए। इस तरह से उसने बागवानी की परंपरा भी कायम की। अब देखिए बाबर के पश्चात हुमायूं आता है। तो हुमायूं की गुजरात विजय देखते हैं। 23 साल की युवावस्था में हुमायूं दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना था। उसे बाबर की छोड़ी हुई अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा, जैसे कि वर्तमान में भी होता है कि मान लीजिए हमारे पूर्वज कोई काम करके गए हैं तो उसका जो हर्जाना है वो हम लोगों को भी भुगतना पड़ता है, या फिर मान लीजिए अच्छे कार्य भी करके जाते हैं पूर्वज तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी हमें प्राप्त होता है। लिखा है प्रशासन में पुख्तगी अभी नहीं आई थी। राज्य की वित्तीय स्थिति डावाडोल थी, यानी कमजोर थी, और अफगान अभी अधीन नहीं हुए थे। भारत से मुगलों को निकाल बाहर करने की आशा पाले हुए थे। अंतिम समस्या थी सभी भाइयों की साम्राज्य को बांटने की तैमूरी परंपरा की। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी थी, लेकिन वह नवजात मुगल साम्राज्य के विभाजन के पक्ष में न था जो विनाशकारी हो सकता था। देखिए लिखा है हुमायूं जब तख्त पर बैठा था आगरा के, तो काबुल और कंदहार साम्राज्य में शामिल थे, परंतु हिंदुकुश पर्वतों की परे बदखशां पर नियंत्रण ढीला ढाला ही था। काबुल और कंदहार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की निगरानी में थे। उनका मानना था कि उसकी निगरानी में उसका रहना स्वाभाविक ही था, पर कामरान गरीबी के मारे हुए इन क्षेत्रों से संतुष्ट न था, इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान की ओर कूच कर दिया था। हुमायूं कहीं और व्यस्त था। वह एक गृह युद्ध भी आरंभ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पास इसे मान लेने के अलावा विकल्प भी नहीं था। कामरान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली, जब भी आवश्यक हो उसकी सहायता का वचन भी दिया। कामरान की कार्यवाही ने यह आशंका पैदा कर दी कि हुमायूं के दूसरे भाई भी जब कभी अवसर पाएंगे तो यही रास्ता अपनाएंगे। ये बेसिकली बोला जाए तो हुमायूं ने बहुत से राज्यों को अपने अधीन करने का जो है वो प्रयास किया था, लेकिन इन बातों के अलावा हुमायूं को पूरब में अफगानों की तेजी से बढ़ती हुई शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी सामना करना पड़ा। आरंभ में हुमायूं का यह विचार था कि अफगान खतरा इन दोनों से कहीं अधिक गंभीर है। 1532 में दोराहा नामक स्थान पर उसने उन अफगान सेनाओं को हराया जिन्होंने बिहार को जीता था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर को तहस नहस कर डाला, यानी कि नष्ट कर दिया। लिखा है इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह शक्तिशाली किला आगरा और पूरब के बीच के स्थल मार्ग और जल मार्ग को नियंत्रित करता था और पूर्वी भारत का द्वार कहलाता था। देखिए इसमें लिखा है चुनार की घेराबंदी को जब 4 माह हो चुके तो शेर खान ने हुमायूं को मना लिया कि किला उसी के हाथों में रहने दिया जाए। बदले में उसने मुगलों का वफादार रहने का भी वादा किया था और जमानत के तौर पर अपने बेटे को हुमायूं के पास भेजा। हुमायूं ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि उसे आगरा वापसी की चिंता थी। गुजरात में बहादुर शाह की शक्ति की तीव्र वृद्धि ने तथा आगरा से लगे क्षेत्रों में उसकी सरगर्मियों ने हुमायूं को चिंतित कर दिया था। वह किसी अमीर की कमान में चुनार का घेरा जारी रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसका मतलब अपनी सेना को बांटना होता था। देखिए लिखा है बहादुर शाह जो कि हुमायूं की उम्र का ही था, वह एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहले मालवा को जीता, फिर राजस्थान का रुख करके चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों
के प्रतिरोध को छिन्न भिन्न कर दिया। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो ये टॉपिक है बाबर और हुमायूं ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करेंगे। बेसिकली आप लोगों का ये फाइनल रिवीजन चल रहा होगा क्योंकि जून में ही प्रीलिम्स है, ठीक है। तो आप लोग अगर कहानी की तरह ये सारी क्लासेस देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कंटेंट आपका तैयार हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।